टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जो चैप्टर है ये 11th की केमिस्ट्री में आता है। तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में हमें बेसिकली इस चैप्टर में 4 चीजें स्टडी करनी होती हैं। सबसे पहले एल्केन्स, फिर एल्कीन्स, फिर एल्काइंस और फिर एरीन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो इन 4 पार्ट्स में हम इस चैप्टर को डिवाइड करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हाइड्रोकार्बन है क्या चीज कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। सबसे पहले हम करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एल्केन्स, जो इस चैप्टर का सबसे पहला पार्ट है। तो ऑर्गेनिक में जब भी हमें कोई क्लास ऑफ कंपाउंड स्टडी करनी होगी तो सबसे पहले हम उसमें कौन कौन सी टाइप का आइसोमेरिज्म शो होगा ये चेक करते हैं। तो एल्केन्स में सबसे पहले कौन कौन से आइसोमर्स जो हैं वो शो होते हैं, तो वो हम देखेंगे आइसोमेरिज्म में। तो आप लिख सकते हो आइसोमेरिज्म, एल्केन्स का पहला टॉपिक। तो आइसोमेरिज्म में सबसे पहले नंबर 1 चेन आइसोमर्स या चेन आइसोमेरिज्म। तो इसमें आपको पता है चेन आइसोमर्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन कार्बन चेन्स। तो चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कंपाउंड में कम से कम 4 कार्बन एटम्स तो होने चाहिए। जैसे ये है नॉर्मल ब्यूटेन, जब स्ट्रेट चेन हो एल्केन कोई भी तो उसको हम नॉर्मल एल्केन भी बोल देते हैं। और यहां पर एक कार्बन के साथ 2 सिमिलर मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, इसको हम आइसो बोलते हैं। जब सेकेंड लास्ट कार्बन ऑफ द कंपाउंड उसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हों देन इट इज कॉल्ड आइसो। तो इसको हम कहते हैं कॉमनली नॉर्मल ब्यूटेन एंड दिस वन इज आइसोब्यूटेन। आप ये भी समझ सकते हो, लिख सकते हो कि जब नॉर्मल हम कब यूज करेंगे, जब स्ट्रेट चेन एल्केन हो सिंपल वे में। और आइसो और नियो प्रीफिक्सेस हैं, ये कब यूज करते हैं तो आप लिख लो आइसो इज यूज्ड फॉर द एल्केन which is having 2 methyl groups attached to the second last carbon। जैसे इधर से नंबरिंग करें हम शुरू 1 2 3, तो ये सेकेंड लास्ट कार्बन है और इसके साथ 2 सेम मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो इसको आप बोलोगे आइसोब्यूटेन। इसी तरह से अगर इधर को हम चेन एक्सटेंड कर लें, CH2 CH3 कर लें तो आइसोपेंटेन, आइसोहेक्सेन, इसी तरीके से। फिर ऐसे कंपाउंड जब जिसमें सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हों उसको हम उसके लिए यूज करते हैं प्रीफिक्स नियो। तो इसका नाम है नियो पेंटेन। 5 कार्बन है तो पेंटेन, दीज आर कॉमन नेम्स। तो आप लिख सकते हो नियो इज यूज्ड फॉर द कंपाउंड हैविंग 3 methyl groups attached to the second last carbon। अगर 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं तो आइसो, 3 मिथाइल ग्रुप्स हों तब नियो। जैसे यहां पर आप देख सकते हो कि 3 मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द सेकेंड लास्ट कार्बन, तो इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं नियो। तो इस तरह से चेन आइसोमेरिज्म के बाद आगे आती है बात नंबर 2 पोजीशन आइसोमेरिज्म।
और पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं ये भी आपने स्टडी किया था जब हम आइसोमेरिज्म स्टडी कर रहे थे कि व्हेन पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज डिफरेंट। सब्स्टिट्यूएंट कुछ भी हो सकता है, जैसे एल्काइल साइड चेन हो गई या मल्टीपल बॉन्ड हो गया या फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो एल्केन्स में तो सिर्फ साइड चेन ही हो सकती है, तो इसलिए जो एल्केन्स हैं दे ऑल्सो शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसे आप देख सकते हो ये वाला कंपाउंड है, तो 3 मिथाइल पेंटेन, इसमें जो मिथाइल ग्रुप है दैट इज अटैच्ड ओवर द मिडल कार्बन और द थर्ड कार्बन एटम। पर अगर मैं ये वाला कंपाउंड लिखूं बनाऊं तो इसमें आप देख सकते हो जो मिथाइल ग्रुप है वो सेकंड कार्बन के साथ अटैच्ड है। यहां पर नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो सेकंड कार्बन के साथ अटैच्ड है जो साइड चेन है, इसलिए ये दोनों जो हैं एग्जांपल्स हैं पोजीशन आइसोमर्स की, जिसमें पोजीशन ऑफ द एल्काइल साइड चेन इज डिफरेंट। तो चेन आइसोमेरिज्म शो कर लिया, पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर लिया, इसके बाद आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, वो ये शो नहीं करते। फिर मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म कुछ भी ये शो नहीं करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में एल्केन्स जो हैं ये सिर्फ 2 टाइप का आइसोमेरिज्म शो करते हैं, चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म। फिर इसके बाद आती है बारी स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। तो स्टीरियो आइसोमर्स भी हमने स्टडी किए थे, 3 तरह के होते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में हमने बेसिकली स्टडी की ही हाइड्रोकार्बन्स में या एल्केन्स में थी। जैसे इथेन के हमने कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बनाए थे, फिर ब्यूटेन के बनाए थे, फिर साइक्लोहेक्सेन के बनाए थे। तो स्टीरियो आइसोमर्स में इनमें आएंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हैं वो एल्केन्स में नहीं कंसिडर होते, क्यों? क्योंकि इनमें कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं, मतलब रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन बॉन्ड इज नेवर रिस्ट्रिक्टेड। तो फिर इसके बाद आइसोमेरिज्म के बाद हम स्टडी करेंगे मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्केन्स, तो इसके लिए भी हम 5-6 तरीके करेंगे जो ज्यादा कॉमनली यूज्ड हैं। तो सबसे पहले फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि जैसे हम कोई सॉल्यूशन तैयार करें, जैसे वाटर में कोई चीज डिसॉल्व करें, से शुगर डिसॉल्व करते हैं, तो हम और ज्यादा अगर शुगर ऐड करते जाएंगे तो डिसॉल्व होती जाएगी, अल्टीमेटली वी विल गेट ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें और शुगर हम ऐड करके डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो जिस भी किसी कंपाउंड में एडिशन रिएक्शन नहीं होती उसको हम सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं, और जिस किसी कंपाउंड में एडिशन रिएक्शन पॉसिबल हो जाए वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। तो फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अब हाइड्रोकार्बन्स में अनसैचुरेटेड होते हैं या तो एल्कीन्स या एल्काइंस, तो इनकी हम रिडक्शन करेंगे, यानी कि इनमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे। फॉर एग्जांपल ये है इथिलीन, इथिलीन में या जो है इथीन, इसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और इसको हीट करना पड़ता है अप टू 525 से लेकर 575 केल्विन तक। तो दिस हाइड्रोजन विल एड अप इनटू दिस इथिलीन मॉलिक्यूल। दोनों कार्बन्स को मल्टीपल बॉन्ड के साथ जो हेल्ड हैं कार्बन्स, उन दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाएगी। इस तरह से दिस हाइड्रोजन सिंपली एड्स अप इनटू इथिलीन मॉलिक्यूल। और अगर हम एल्काइन लें कोई भी, जैसे ये एसिटिलीन ली, तो इसमें अगर हम हाइड्रोजन ऐड करें अंडर सिमिलर कंडीशंस
तो पहले इसमें बनेगा ये इथिलीन, दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन गई। फिर इथिलीन की आपने अभी रिएक्शन की है कि दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी इसमें ऐड हो जाएगा और इससे आगे बन जाएगी इथेन। तो जब भी हम ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन्स वाले कंपाउंड की कभी रिडक्शन करें तो रिडक्शन कैन नेवर बी स्टॉप्ड एट द एल्कीन स्टेज। जनरल वे में हम नहीं स्टॉप कर सकते रिडक्शन को, अगर करनी पड़े तो उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस यूज करने की जरूरत होगी। और अगर रिडक्शन की जाए इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, देन इट इज कॉल्ड, it is a named reaction, then it is called Sabatier and Sanderson's reduction. Sabatier and Sanderson's reduction. तो आप लिख सकते हो reduction can also be carried out in the presence of platinum or palladium, but these catalysts are not commonly used because of being costly. Because of being costly. तो इस तरीके से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हमने एल्केन्स बना लिए। अब इस रिएक्शन की लिमिटेशन, एक एल्केन है जिसको हम इस मेथड से नहीं बना सकते। अब कौन सा एल्केन है? वो एल्केन है मीथेन। अब जिस रिएक्टेंट को हमने कन्वर्ट किया था इनटू ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन, उसमें कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो होना चाहिए। और डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स अगर होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कम से कम 2 कार्बन तो होंगे ही होंगे। तो एक कार्बन वाला एल्केन इससे नहीं बनेगा। तो आप इसकी लिमिटेशन लिख सकते हो कि मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। फिर सेकंड प्रोसेस आता है जिसमें हम एल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम हेलो एल्केन्स। फ्रॉम हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स होते हैं जब एल्केन का कोई हाइड्रोजन हम हेलोजन से रिप्लेस कर लें। अब हेलो एल्केन से एल्केन बनाने के आगे कई तरीके आते हैं, तो जिसमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज वर्ट्ज रिएक्शन। इसमें हम एल्केन को ट्रीट करते हैं विद सोडियम। तो ये रिएक्शन कैसे होगी? थोड़ी ज्यादा स्पेस चाहिए इसलिए मैं ऊपर से हेडिंग मिटाता हूं। हम यूज करेंगे हेलो एल्केन और इसमें ऐड करेंगे मेटालिक सोडियम। तो आपको ये बात याद रखनी है क्योंकि ये आगे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शंस में ऐसी ही सिचुएशन आएगी कि जहां कहीं भी कोई भी हेलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी किसी भी मेटल के साथ इंटरेक्ट कर पाए, कोई भी मेटल, एनी मेटल, तो उसी टाइम जो है मेटल हेलाइड सेपरेट हो जाता है, NaBr। मेटल जब भी कहीं भी हेलोजन को देखेगी तो उसको ले ही जाएगी। अगर यहां से सोडियम जो है वो हेलोजन को यानी कि ब्रोमीन को ले जाए तो कार्बन का एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो अब कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट एलिमेंट, तो ये 3 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, इसलिए कंप्लीट रिएक्शन इस तरीके से होगी कि यहां पर हम 2 हेलो एल्केन्स लेंगे, ये 2 सोडियम के साथ रिएक्शन करके, अगर 2 हेलोजन्स हैं तो उनको निकालने के लिए हमें 2 सोडियम ही चाहिए। अब अगर सोडियम यूज कर रहे हैं हम तो नेचुरल बात है कि रिएक्शन कंडीशंस जो हैं दे शुड बी परफेक्टली ड्राई। अगर जरा भी मॉइस्चर आ गया तो वो सोडियम को ही रिएक्ट करके कंज्यूम कर देगा, तो रिएक्शन
हेलो एल्केन के साथ कौन करेगा? तो इसलिए हम सॉल्वेंट यूज करते हैं जनरली ड्राई ईथर। ड्राई ईथर इज ईथर विदाउट इवन ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर। तो इससे एक बॉन्ड इस कार्बन का ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड इस कार्बन का, तो इन दोनों में एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और +2 मोल्स ऑफ NaBr, ये तो बनेंगे ही बनेंगे। तो इस तरीके से हेलो एल्केन से हमने एल्केन बना लिया। अब अगर बनाना हो ब्यूटेन, मान लो कि हमें 4 कार्बन एटम्स वाला एल्केन बनाना है, दिस वन। तो अगर इसके लिए हमें सिलेक्ट करने हो कि कौन से हेलो एल्केन हम यूज करेंगे, तो बीच में मिडल में एक लाइन लगाओ, एक हेलोजन इस कार्बन के साथ अटैच करवा दो, एक हेलोजन इस कार्बन के साथ, यानी कि वी विल हैव टू यूज 2 ब्रोमोइथेन मॉलिक्यूल्स और 2 हेलोइथेन, कोई भी हेलोजन हो सकती है। इस तरीके से रिएक्टेंट्स होंगे और सॉल्वेंट अगेन विल बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, दैट इज इट विल बी ड्राई ईथर। तो यहां से 2 मोल्स ऑफ NaBr विल बी गॉन अगेन और इस कार्बन का बॉन्ड बनेगा विद दिस कार्बन। तो इस तरीके से ब्यूटेन बन जाएगा, प्लस हो जाएगा 2NaBr। तो ये है वर्ड्स रिएक्शन, जब हम हेलो एल्केन को मेटेलिक सोडियम के साथ रिएक्ट करवा के एल्केन्स बना सकते हैं। अब इसकी भी लिमिटेशंस हैं कुछ। आप देख रहे हो कि 2 हेलो एल्केन मॉलिक्यूल्स हम यूज कर रहे हैं, तो कम से कम कितने कार्बन हो सकते हैं? एक एक कार्बन तो कम से कम हेलो एल्केन में होगा ही। तो प्रोडक्ट जो बनेगा एल्केन, उसमें कम से कम 2 कार्बन होंगे। तो इसका मतलब कि मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, एक लिमिटेशन हुई। फिर दूसरी लिमिटेशन आप पढ़ते हो कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला जो एल्केन होता है, वो इस रिएक्शन से हम सूटेबली प्रिपेयर नहीं कर सकते। जैसे मैं ये मिडल में लिख रहा हूं रिएक्शन, आप तो इसके बाद ही लिखोगे, क्योंकि मैंने बाद में थोड़ी सी चेंज करनी है इसमें इसलिए। अब अगर 3 कार्बन वाला एल्केन बनाना है, तो हम ऐसे तो कर नहीं सकते कि 1.5 कार्बन वाला एक हेलो एल्केन हो और 1.5 कार्बन वाला दूसरा हेलो एल्केन हो। तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, हमें एक तरफ 2 कार्बन और एक तरफ 1 कार्बन ही करना पड़ेगा। तो मतलब कि यहां पर हमें एक ब्रोमो इथेन मॉलिक्यूल यूज करना होगा और साथ में एक ब्रोमो मीथेन मॉलिक्यूल यूज करना होगा। तो यहां से 2 मोल्स ऑफ NaBr विल बी गॉन और प्रोपेन बन जाएगा। तो मैं तो अभी बात कर रहा था इसकी लिमिटेशंस की कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला एल्केन हम नहीं बना सकते प्रॉफिटेबली बाय दिस मेथड। तो ये कैसे बन तो गया है, पर यहां पे भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा सिस्टम तो हम बना नहीं सकते कि एक ब्रोमो इथेन मॉलिक्यूल इधर से आए और एक ब्रोमो मीथेन इधर से आए, उन दोनों की रिएक्शन हम करवाएं। जो भी हमारा रिएक्शन मिक्सचर होगा, जिसमें चाहे 2-4 ग्राम भी हो कोई हेलो एल्केन, तो उसमें भी बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये तो एक चांस होगा जब ब्रोमो इथेन के सामने ब्रोमो मीथेन आ जाए, यानी कि प्रोपेन बन जाए। इट विल बी इक्वली प्रोबेबल कि ब्रोमो मीथेन के सामने ब्रोमो मीथेन ही आ जाए और इथेन बन जाए, या ब्रोमो इथेन के सामने ब्रोमो इथेन ही आ जाए और ब्यूटेन बन जाए। तो इस तरीके से अगर हम प्रोपेन बनाने लगेंगे, तो उसके साथ साथ इथेन और ब्यूटेन, यानी कि एक लोअर एल्केन और एक हायर एल्केन अपने आप ही बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमें इस रिएक्शन को कंप्लीट वे में फॉर्मली लिखना हो, तो हम कैसे लिख सकते हैं? हमारे रिएक्टेंट्स थे कि एक हमने यूज किया था ब्रोमो इथेन और साथ में उसमें हमने ऐड किया था ब्रोमो मीथेन,
ये थे दोनों रिएक्टेंट्स और सॉल्वेंट हमने यूज किया था ड्राई ईथर। तो उससे क्या क्या प्रोडक्ट्स बने थे? सबसे पहले तो आपने देखा था कि प्रोपेन तो बन ही जाएगा। प्रोपेन के साथ जब दो ब्रोमोमीथेन आमने सामने आ गए थे तब हमारे पास ऑब्टेन हुआ था इथेन, और जिस केस में दो ब्रोमो इथेन आमने सामने आ गए थे तब बना था ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, और साथ में NaBr तो बना ही बना था। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हो कि यहां पर तो सिर्फ दो हेलोजन है, दो सोडियम है, और यहाँ दो कार्बन ये और एक कार्बन ये, तो एल्केन मैंने कितने सारे बना दिए। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस को बैलेंस करने की हम टेंशन कभी नहीं लेते। इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को तो प्रॉपरली बैलेंस्ड वे में ही लिखना होता है, पर ऑर्गेनिक रिएक्शंस को बैलेंस करने की इतनी जरूरत नहीं होती। अंडरस्टूड है कि जब हम ब्रोमोइथेन में ब्रोमोमीथेन डालेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ मेटालिक सोडियम तो वी विल गेट ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब इन तीनों के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी स्लाइटली डिफरेंट होंगी। तो इन तीनों में से अगर मुझे सिर्फ प्रोपेन चाहिए तो उसको सेपरेट करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो लिमिटेशंस ऑफ वर्ड्स रिएक्शन। उसमें नंबर 1, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। Methane cannot be prepared by this method. और सेकंड लिमिटेशन इसकी, this method is suitable for preparation of alkanes having even number of carbon atoms only. It is not suitable for preparation of alkanes having odd number of carbon atoms. क्योंकि ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला जैसे हमने प्रोपेन बनाने की कोशिश की थी तो वी गॉट ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एल्केन जिनको सेपरेट करना भी मुश्किल होता है। तो इसमें रीजन भी लिख लो चाहे, बिकॉज द सेपरेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो इस तरीके से आपने एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन किया फ्रॉम हेलो एल्केन्स, दैट इज वर्ड्स रिएक्शन, और उसकी लिमिटेशन भी हमने देख ली कि एल्केन हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड प्रॉफिटेबली बाय दिस मेथड। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में हमने एक जो फ्रॉम हेलो एल्केन्स जो कर रहे थे मेथड, उसमें एक मेथड किया था दैट वाज वर्ड्स रिएक्शन, और दूसरा हम लिख सकते हैं बी पार्ट कोरेहाउस रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन में हमने एक डिफिकल्टी की थी कि उससे ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला एल्केन बनाना प्रॉफिटेबल नहीं होता। तो कोरेहाउस रिएक्शन से हम चाहे तो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला एल्केन बना लें, चाहे तो ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला एल्केन भी इक्वली प्रॉफिटेबली बना सकते हैं। तो कोरेहाउस रिएक्शन में एक रिएक्शन ही लेकर, एक एग्जांपल लेकर ही एक्सप्लेन करूंगा। जैसे प्रोपेन हमने देखा था कि वर्ड्स रिएक्शन में नहीं बना पाए थे प्रॉफिटेबली, तो कोरेहाउस रिएक्शन से हम प्रोपेन को ही बनाने की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे क्लोरोइथेन, इसमें ऐड करेंगे 2 मोल्स ऑफ मेटालिक लिथियम। तो एक बात मैंने आपको बताई थी, कोई भी मेटल हो और कोई भी हेलोजन हो तो मेटल हेलाइड तो जाएगा ही जाएगा। तो वैसे ही यहां से
लिथियम क्लोराइड ने तो सेपरेट होना ही है। फिर लिथियम पॉजिटिव का साइज होता है बहुत छोटा, Li पॉजिटिव सबसे छोटा मेटेलिक केटायन है, इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए ही लिथियम जो है इट कैन फॉर्म इवन कोवेलेंट बॉन्ड्स विद कार्बन। ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में स्टडी किया होगा फजान्स रूल्स के अंडर कि लिथियम कैन फॉर्म इवन कोवेलेंट बॉन्ड्स विद कार्बन। कार्बन के साथ जो लिथियम का बॉन्ड है उसमें एप्रिशिएबल कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। फिर जो ये इथाइल लिथियम बना कंपाउंड, इथाइल लिथियम को हम ट्रीट करेंगे विद क्यूप्रस आयोडाइड। तो इस यहां पर हम इसके 2 मोल्स लेंगे। अब लिथियम है, ज्यादा एक्टिव मेटल है, ज्यादा रिएक्टिव है मेटल, तो ये उसी समय जो आयोडीन है इसको लेकर सेपरेट हो जाएगी और जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास दैट विल बी लाइक दिस, डाई इथाइल लिथियम क्यूप्रेट इस कंपाउंड का नाम होगा, प्लस होगा लिथियम आयोडाइड। तो इसका नाम आप लिख सकते हो डाई इथाइल, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, लिथियम क्यूप्रेट, डाई इथाइल लिथियम क्यूप्रेट। फिर इसके बाद इसका तीसरा स्टेप आएगा, जब यही डाई इथाइल लिथियम क्यूप्रेट हम यूज करके आगे एल्केन बनाएंगे। यहां पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला एल्केन बनाना है कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला एल्केन बनाना है। तो अगर हम अब यहां पर, क्योंकि इसमें आप देखो 2 कार्बन एटम्स हैं इस एल्काइल ग्रुप में, अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला एल्केन बनाना है तो यहां पर ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला एल्केन यूज कर लो। तो फिर क्या होगा, लिथियम सबसे पहले ब्रोमीन को लेकर तो सेपरेट होगा ही होगा, लिथियम ब्रोमाइड तो बनेगा ही बनेगा। ये CH3 ग्रुप एक इथाइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा एंड दिस वे यू विल गेट प्रोपेन। और एक इथाइल ग्रुप जो है वो कॉपर के साथ ही अटैच्ड रहेगा, यानी कि इथाइल कॉपर। तो कॉपर आपको पता है मोनोवेलेंट भी होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी भी होती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला एल्केन बड़ी इजीली बन गया, अच्छी यील्ड होती है इस एल्केन की। अगर हम यहां पर ब्रोमो इथेन यूज कर लेते तब इधर ब्यूटेन बनता। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि चाहो तो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला एल्केन बना सकते हैं हम, अगर चाहें तो ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला एल्केन भी इक्वली प्रॉफिटेबली हम बना सकते हैं। तो जो वर्ड्स रिएक्शन की डिफिकल्टी थी उसको हमने दूर कर लिया इस कोरे हाउस रिएक्शन से। फिर इसके बाद सी पार्ट है जो हेलो एल्केन से ही हम एल्केन्स प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज बाय रिडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। बाय रिडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। अब हेलो एल्केन्स की रिडक्शन करनी है तो इसके भी कई तरीके हैं। रिडक्शन होती क्या है ये भी आपने स्टडी किया होगा फिजिकल केमिस्ट्री में कि रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहां पर हेलोजन होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर हम चाहें तो कैटालिटिक रिडक्शन भी कर सकते हैं, जैसे ये लिया हमने हेलो एल्केन ब्रोमो इथेन, इसमें हाइड्रोजन ऐड की इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। तीनों में से कोई भी कैटलिस्ट अगर हम यूज कर लें और इसको थोड़ा सा हीट करें तो यहां से ब्रोमीन विल बी रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन एंड यू विल गेट इथेन प्लस HBr। तो इस तरीके से कैटलिस्ट डाल के हमने हेलो एल्केन की रिडक्शन कर ली, तो इसको हम कहते हैं कैटालिटिक रिडक्शन।
फिर एक होती है केमिकल रिडक्शन, जिसमें हम कोई केमिकल रिएजेंट यूज करते हैं जो रिएक्शन करके कुछ ऐसी सिचुएशन बनाता है। जैसे हम अब यूज करेंगे नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन होती है एटॉमिक हाइड्रोजन दैट इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। जैसे जिंक और HCl के एक्शन से, जिंक में अगर हम HCl ऐड करें तो जिंक आपको पता है कि एक डाइवेलेंट मेटल है, तो ये यहां से दो क्लोरीन्स के साथ कंबाइन हो जाएगी, दैट इज यू विल गेट ZnCl2 और दो हाइड्रोजन के एटम्स सेपरेट रह गए, इनको आप कहोगे दो नेसेंट हाइड्रोजन्स। तो जिंक और HCl के रिएक्शन से ये जो दो नेसेंट हाइड्रोजन बने, एक हाइड्रोजन चला जाएगा कार्बन के पास और एक हैलोजन चला जाएगा ब्रोमीन के साथ, तो इस तरीके से एल्केन बन जाएगा। अब यही नेसेंट हाइड्रोजन से ही रिडक्शन करने का एक और तरीका है कि हम जिंक में HCl की बजाय इथेनॉल अगर ऐड कर लें, तो इसी रिएक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये इथेनॉल को मैंने ETOH लिखा है, तो ये आपने नॉमनक्लेचर में भी सीखा था कि ET हेयर स्टैंड्स फॉर इथाइल ग्रुप, दैट इज CH3CH2 ग्रुप। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी यहां पर कि 2 moles ऑफ इथेनॉल दे विल कंबाइन विद मेटेलिक जिंक, जिंक डस्ट हम यूज करते हैं, टू फॉर्म जिंक इथॉक्साइड। दिस प्लस 2 moles ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, और यही नेसेंट हाइड्रोजन इधर से रिडक्शन कर देगी हेलोएल्केन की। तो इस तरह से कैटालिटिक रिडक्शन की हमने या केमिकल रिडक्शन की। और रिडक्शन को आगे कंटिन्यू करने का और भी एक तरीका है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो एक लाइन, हेलोएल्केन्स पर्टिकुलरली आयोडोएल्केन्स, particularly iodoalkanes are better reduced with HI, are better reduced with HI in the presence of red phosphorus। HI एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसमें अगर हम रेड फॉस्फोरस ऐड करके रिएक्शन करें एट अबाउट 420 केल्विन, तो क्या होगा, यहां पर भी आप ये समझ लो कि जहां कहीं भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो आयोडीन के एटम्स इधर उधर से कहीं भी कोलाइड कर सके, कंबाइन हो सके, तो इमीडिएटली वो I2 बनाकर सेपरेट हो जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन इधर CH2 ग्रुप के साथ कंबाइन होकर एल्केन बना देगी और आयोडीन जो है वो स्पेयर हो जाएगी। अब रेड फॉस्फोरस का इस रिएक्शन में क्या है रोल, तो उसको समझने के लिए जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज करोगे एल्केन्स की, तो उनमें आप सबसे पहली रिएक्शन करोगे हेलोजिनेशन, और हेलोजिनेशन में आप सीखोगे कि हेलोजन जो है वो डायरेक्टली एल्केन के साथ रिएक्शन करके हेलो एल्केन्स बना देती है, यानी कि ये रिएक्शन बैकवर्ड भी चल सकती है। तो बैकवर्ड रिएक्शन ना चले, क्योंकि हमें तो एल्केन ही चाहिए, तो उसी बैकवर्ड रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए ही हमने रेड फॉस्फोरस डाला हुआ है। ये कैसे रिएक्ट करता है, रेड फॉस्फोरस बेसिकली होता है P4 मॉलिक्यूल्स, ये भी आप P ब्लॉक में स्टडी करते हो। तो इसके साथ आयोडीन आके रिएक्ट कर जाती है, 6 moles ऑफ आयोडीन दे फॉर्म Pi3, 4 moles ऑफ Pi3। तो Pi3 जो है ये एल्केन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, अल्कोहल्स के साथ या कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ तो ये फटाफट रिएक्शन करता है, पर एल्केन के साथ नहीं करता। तो इस तरीके से आयोडो एल्केन की हम रिडक्शन करके एल्केन भी बना सकते हैं। तो इसके साथ जो C पार्ट था बाय रिडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स वो भी होता है खत्म। तो फिर हम लिख सकते हैं लास्ट जो है D पार्ट, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ
ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट्स। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट्स एक वर्सेटाइल रिएजेंट्स हैं। ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि जो भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप आप स्टडी करोगे तो उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होगा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी यूज होगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही एक ऐसा रिएजेंट है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे पहले होता क्या है। तो इसमें अगर हम मैग्नीशियम ऐड करें हेलो एल्केन में, तो मैग्नीशियम बीइंग अ डाइवेलेंट मेटल कहाँ क्या करेगी, एक तो हेलोजन तो ये लेकर जाएगी ही जाएगी, साथ में मैग्नीशियम जो है वो कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना लेता है, CH3 CH2 MgBr। इस तरह से ये इन दोनों कार्बन और हेलोजन के बीच में फिट हो जाता है। इसको आप कहते हो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विच इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो इसमें आप देखोगे कि कार्बन नॉन मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, एक नॉन मेटल और एक मेटल के बीच में बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड्स प्रिडोमिनेंटली आयोनिक होते हैं। तो इसमें जो लोन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है दैट गेट्स कंप्लीटली ट्रांसफर्ड ओवर कार्बन, तो कार्बन के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसी स्पीशीज को जरा भी किसी भी प्रोटॉन डोनर की प्रेजेंस में हम नहीं रख सकते, क्योंकि कहीं से भी प्रोटॉन आया, जैसे कोई एसिड ऐड करें तो वो H पॉजिटिव देगा, या कोई भी और प्रोटॉन डोनर हो जैसे से अल्कोहल है या उसके बाद अमीन्स हैं, अमाइड्स हैं, कहीं से भी इसको प्रोटॉन मिला तो इथेन बन जाएगी उसी टाइम। इसीलिए जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम बनाते हैं तब सॉल्वेंट इज केप्ट फ्री फ्रॉम मॉइस्चर दैट इज ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का मतलब है ईथर इन दी विदाउट इवन ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर, जरा भी उसमें मॉइस्चर नहीं है। तो फिर उसके बाद अब हमें तो एल्केन ही बनाना है, तो इसलिए प्रोटॉन डोनर जैसे वाटर है तो उसको ऐड करने में कोई परेशानी नहीं होगी। वाटर आपको पता है कैसे आयोनाइज होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और इधर भी कार्बन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन एक ये वाला जो है इथाइल कार्बेन आयन, इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड बेस। ये फटाफट प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसका कंजुगेट एसिड जो है CH3 यानी कि इथेन, दैट इज ए वेरी वेरी वीक ब्रॉन्स्टेड एसिड। और ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट में आप स्टडी करते हो कि अ वीक एसिड हैज ए स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। अब ये इथेन को तो हम एसिड कहते ही नहीं है, ये एसिड तो होता ही नहीं है, तो इसका मतलब जो इसका कंजुगेट बेस है दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये किसी भी प्रोटॉन डोनर से फटाफट प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो इसीलिए ही जहां कहीं भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको यूज करना हो तो सॉल्वेंट शुड बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर और एनी अदर प्रोटॉन डोनर। तो इस तरीके से फ्रॉम हेलो एल्केन्स हमने एल्केन्स को प्रिपेयर करने के मेथड्स जो हैं वो कर लिए। फिर इसके बाद तीसरा जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो आता है दैट इज फ्रॉम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह देते हैं, पर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, वो इसलिए कि सिर्फ एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए। तो इससे भी दो तरीके हैं जो एल्केन बनाने के। सबसे पहला है बाय डी कार्बोक्सिलेशन, तो ए पार्ट आप लिख सकते हो बाय डी कार्बोक्सिलेशन। अब डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होती है? डी इज ए नेगेटिव प्रीफिक्स, कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिमूवल। तो ये हम कैसे करते हैं? वी टेक द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लो लाइक इथेनोइक एसिड, उसका सोडियम सॉल्ट, वी फ्यूज द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद सोडा लाइम। अब सोडा लाइम होता है मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO इन 3:1 रेशो। तो सोडा लाइम ये हुआ,
इसको करना है फ्यूज। फ्यूज करने का मतलब मेल्ट करना है। ये सारे सॉलिड्स हैं रूम टेम्परेचर पे, NaOH भी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। अब जो NaOH आप लोगों ने देखा है कभी अपने स्कूल की लेबोरेटरीज में, तो उस केस में हमेशा आप लिक्विड देखते हो, किसी बॉटल में लिक्विड सॉल्यूशन डाला होता है NaOH का, तो दैट इज ऑलवेज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, दैट इज पानी में डिसॉल्व किया हुआ होता है। अदरवाइज ये आयनिक कंपाउंड है तो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो यहां से जब हम इनको फ्यूज करते हैं तो Na2CO3 गेट्स लॉस्ट और ये वाली हाइड्रोजन जाके CH3 ग्रुप के साथ अटैच हो जाती है, तो CH4 प्लस Na2CO3, इस तरह से मीथेन और सोडियम कार्बोनेट बन गए। इसी तरह से अगर आपको कभी कोई बड़ा एल्केन बनाना पड़े तो उसके लिए थोड़ा बड़ा सोडियम सॉल्ट यूज कर लो। जैसे मैं ये वाली एग्जांपल लेकर बता रहा हूं कि जब हम सोडियम प्रोपेनोएट को NaOH के साथ फ्यूज करेंगे तो Na2CO3 विल बी गॉन एंड इथेन विल बी प्रिपेयर्ड। तो इस तरीके से कोई मर्जी एल्केन हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखो आप, ये भी आयनिक कंपाउंड है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये भी सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, NaOH भी सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, पर दोनों के मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। अब जब फ्यूज करना है तो हम चाहेंगे कि दोनों कंपाउंड्स एक ही टाइम पे मेल्ट कर जाएं, इसीलिए ही बीच में कैल्शियम ऑक्साइड डाला गया है जो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स को मॉडिफाई करके एक ही टेम्परेचर पे इन दोनों को मेल्ट कर देता है। तो इसके साथ डी कार्बोक्सिलेशन यानी कि रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाली रिएक्शंस हो गई। तो फ्रॉम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो आपने हेडिंग लिखा हुआ है, इसका बी पार्ट बाय कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलोसिस। अब फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोलोसिस आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हो, तो बेसिकली है क्या चीज कि केमिकल चेंज अपॉन पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलोसिस हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप यूज करोगे सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लाइक जैसे मैंने ये पोटेशियम इथेनोएट लिया, इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करें तो पहले मैं आपको इसकी बेसिक इक्वेशन लिख देता हूं कि क्या कैसे करके रिएक्शन प्रोसीड करेगी, फिर ये विद मैकेनिज्म आपको समझने की जरूरत है। कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी इथेन प्लस 2 मोल्स ऑफ CO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ KOH प्लस H2, ये चीजें इसमें बनेंगी। अब ये कैसे जो इथेन है, जो एल्केन है, वो फॉर्म हुआ ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, तो वो स्टडी करने के लिए आप अलग से लिख सकते हो मैकेनिज्म कि ये रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करती है। मैकेनिज्म कई रिएक्शंस में आपका जानना बहुत जरूरी होता है। तो मैकेनिज्म कैसे होगा, जब हम इस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, तो दिस बीइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विल बी कंप्लीटली आयोनाइज्ड। इसमें ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं 3 लोन पेयर्स और नेगेटिव चार्ज, पोटेशियम के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये कैसे सेपरेट होगा, तो सोडियम इथेनोएट गेट्स आयोनाइज्ड लाइक दिस, +2K पॉजिटिव एक्वस आयंस बनेंगे दोनों। और इलेक्ट्रोलिसिस में आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रोड्स फिट किए होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बोलते हैं जिसकी तरफ को केटायंस जाते हैं, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं जिसकी तरफ को एनायन जाते हैं। तो व्हाट विल हैपन एट एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है,
तो एनोड पे एनोड है पॉजिटिवली चार्ज्ड, इसलिए जो एनायंस हैं बने दे विल मूव टुवर्ड्स एनोड। अब क्योंकि एनोड पे है पॉजिटिव चार्ज, तो वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट इस ऑक्सीजन से जो जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसने एडिशनल किसी और स्पीशीज का गेन किया हुआ है, उससे एक इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड एंड यू गेट दिस न्यूट्रल स्पीशीज। ये न्यूट्रल तो है, पर आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इधर आप देखो, दो, दो चार, और ये बॉन्ड है तो दो छह और एक सात, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसीलिए ही ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट रखने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली एवरी एलिमेंट मस्ट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, तभी फुली फिल्ड या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बनती है। तो इन दोनों को जब हम, ये जो न्यूट्रल स्पीशीज बनी, ये आपस में ही कंबाइन होकर एल्केन बनाएंगी। कैसे? जैसे इधर इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन है इस डबल बॉन्ड वाली कार्बन का, तो ऑक्सीजन कार्बन से डेफिनेटली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो, और अब यहां पर तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो गई, फिर ये कार्बन से बड़ी स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी, तो कार्बन को इस बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन इधर को प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। इसी तरह से जो नीचे वाली स्पीशीज है, वहां से भी एक इलेक्ट्रॉन जो कार्बन वाला है वो इधर को आ जाएगा, ताकि इन दोनों कार्बन या ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट रहे। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा, CO2 एक ऊपर से एक नीचे से, और CO2 को हम बेटर लिख लेते हैं ऐसे ही डायरेक्टली, 2 मोल्स ऑफ CO2, और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आया इस कार्बन पे, दूसरा अनपेड इलेक्ट्रॉन दूसरी कार्बन पे, ये दोनों अपने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरीके से एनोड के ऊपर ये एल्केन और CO2 बन गए। तो अब बचा क्या? H2 और KOH जो हमने बनाए थे इन दी ओवरऑल रिएक्शन, तो वो बनेंगे कैथोड के ऊपर। तो उसके लिए हम फिर से यही रिएक्शन लिखेंगे। अब जब हमने ये आयोनाइजेशन स्टडी की थी तो एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर में अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो वाटर विल इटसेल्फ गेट आयोनाइज्ड, बट बीइंग अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम में रहता है, you will get 2H पॉजिटिव एंड 2OH नेगेटिव आयंस। तो एनोड पर जाते हैं एनायंस, जैसे वहां पर गए थे एसीटेट आयन और OH नेगेटिव आयन पर, ऑक्सीडेशन उसकी होती है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा लो होता है, वो एसीटेट आयन का था, इसीलिए इसी की ऑक्सीडेशन हुई थी। अब एनोड पे जाएंगे केटायंस, जहां पर इनकी रिडक्शन होगी, तो केटायंस में से K पॉजिटिव और H पॉजिटिव में H पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और K पॉजिटिव का होता है नेगेटिव। तो ज्यादा किसका है? हाइड्रोजन का, H पॉजिटिव का, तो डेफिनेटली इसी की रिडक्शन होगी। तो व्हाट विल हैपन एट कैथोड? कैथोड के ऊपर K पॉजिटिव तो एज सच बचे रहेंगे, पर जो 2H पॉजिटिव हैं ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट से 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके H2 बना लेंगे। पहले तो बनेगी नो डाउट नेसेंट हाइड्रोजन, इमीडिएटली ये कंबाइन होकर H2 बना देगी। और अब आप देख सकते हो कि ये OH नेगेटिव जो हैं ये एनोड के ऊपर स्पेयर बचे रह गए थे, अब K पॉजिटिव जो हैं ये कैथोड के ऊपर स्पेयर बचे रह गए, तो ये केटायन और एनायन मिलकर आपस में कंबाइन होकर 2 मोल्स ऑफ KOH बना देंगे। तो इस तरीके से जो हमने ओवरऑल रिएक्शन लिखी थी वो कंप्लीट होती है। तो वो ओवरऑल रिएक्शन मैं एक बार फिर लिख देता हूं, इस तरीके से हमने की थी।
एनोड पे अभी आपने देखा कि क्या क्या चीजें जो हैं वो बनी थी जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होकर बना था एक इथेन और एक CO2। फिर कैथोड पे बना था H2 और सॉल्यूशन में रह गए थे 2 मोल्स ऑफ KOH। तो ये थी ओवरऑल रिएक्शन। तो कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस जो है या कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस इस तरीके से प्रोसीड करता है। अब इसकी भी लिमिटेशंस हैं। तो वो कैसे? अब देखो आपकी ये जो इथेन है 2 कार्बन वाला है, तो एक मिथाइल ग्रुप आया था एक पार्ट से, एक एसिड के सॉल्ट से, और दूसरा मिथाइल ग्रुप दूसरे एसिड के सॉल्ट से आया था। अब अगर हमें मीथेन बनानी हो तो उसमें तो कार्बन ही एक है, तो 2 एसिड मॉलिक्यूल्स कैसे रिएक्ट कर पाएंगे? तो मतलब कि मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। तो आप लिख सकते हो लिमिटेशंस। नंबर 1, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। और नंबर 2, अगर तो हमें यूज करना फॉर्म करना हो एल्केन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तब तो हमने एक ही सॉल्ट यूज किया। पर अगर मुझे बनानी हो इसी मेथड से प्रोपेन, तो अब डेड डेड कार्बन वाला तो कोई सॉल्ट नहीं होगा, तो इसलिए अब मुझे एक 2 कार्बन वाला लेना पड़ेगा, एक 1 कार्बन वाला। जैसे एक ये पोटेशियम इथेनोएट और एक पोटेशियम प्रोपेनोएट। तो उस केस में फिर से वही वर्ड्स रिएक्शन वाली प्रॉब्लम हो जाएगी कि जब तो इसके साथ यही आए दूसरा भी मॉलिक्यूल, फिर तो इथेन बनेगी। पर अगर इसके साथ वो पोटेशियम प्रोपेनोएट वाला रिएक्ट कर गया, तब बन जाएगी ब्यूटेन। तो इसी तरीके से अगेन अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एल्केन्स बन जाएगा। तो सेकंड लिमिटेशन आप लिख सकते हो कि एल्केन्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड profitably by this method। फिर फोर्थ मेथड है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बेरिलियम और एल्यूमिनियम कार्बाइड्स। अब मेटल के कार्बन के साथ जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम मेटल कार्बाइड्स बोलते हैं। और कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस से कई तरह के हम हाइड्रोकार्बन्स बना लेते हैं। अब जिस कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस से मीथेन प्रोड्यूस हो उसको हम कहते हैं मीथेनाइड। इसी तरह से जैसे कैल्शियम कार्बाइड है उसका हाइड्रोलिसिस करें तो एसिटिलीन प्रोड्यूस होती है, तो उसको हम एसिटिलाइड कहते हैं। तो मीथेनाइड्स होते हैं बेरिलियम कार्बाइड और एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3। इसमें बेरिलियम कार्बाइड में अगर हम वाटर ऐड करें तो वाटर इसके साथ इंटरेक्ट करके क्या बनाएगा? 2 मोल्स ऑफ BeOH ट्वाइस प्लस बनेगा CH4, यानी कि यहां पर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स यूज होंगे। और फिर एल्यूमिनियम कार्बाइड जो है इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो we will get 4 moles of aluminium hydroxide प्लस 3 moles of मीथेन। तो इसका मतलब यहां पर 12 moles of water जो हैं वो यूज होंगे। तो इसी तरीके से हमने मीथेन बना ली बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ दीज 2 कार्बाइड्स। तो ये आप लिख भी सकते हो the carbides which produce methane on hydrolysis are called methanides। जैसे यहां पर बेरिलियम कार्बाइड और एल्यूमिनियम कार्बाइड दोनों ही मीथेनाइड्स हैं। और फिर जो फिफ्थ मेथड है
that is by reduction of अल्कोहल्स। हमें कंप्लीट रिडक्शन करनी होगी, इनसे हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन्स बनाने हैं। अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इस तरह के किसी भी कंपाउंड की हम रिडक्शन करके एल्केन्स बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले सिंपल वे में अगर एल्केन की रिडक्शन करके हमें बनाना हो, अल्कोहल की रिडक्शन करके बनाना हो एल्केन, तो क्या बनेगा? इथेनॉल से बन गई इथेन प्लस वाटर प्लस I2, ये चीज। और अगर हो एल्डिहाइड, कोई एल्डिहाइड या कीटोन, तब हमें थोड़ा ज्यादा HI जो है वो यूज करना पड़ता है। तो अब यहां पर बनेगा फिर से इथेन प्लस वाटर, क्योंकि 2 हाइड्रोजन इधर गए, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिले, और साथ में 2 मोल्स ऑफ I2। और अगर हम यूज करें कीटोन तो वो भी बिल्कुल सिमिलर तरीके से ही रिएक्ट करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम यूज करें तो और ज्यादा HI की जरूरत होगी, तो इससे भी बन जाएगा एल्केन प्लस अब 2 मोल्स ऑफ वाटर प्लस 3 मोल्स ऑफ I2। अब जो I2 है ये फर्दर एल्केन के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो इसीलिए ही इन रिएक्शंस को हम यूज करते हैं रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में एट 150 डिग्री सेल्सियस। ये इसकी रिएक्शन कंडीशंस हैं। तो रेड फॉस्फोरस जो है वो एक्वा सॉल्यूशन में, वाटर भी क्योंकि फॉर्म हुआ है, कैसे आयोडीन को खत्म करता है वो मैं यहां पर बता रहा हूं। तो इस तरीके से जो आयोडीन है वो फिर से HI में कन्वर्ट हो जाती है, प्लस वी गेट 2 मोल्स ऑफ फॉस्फोरस एसिड। तो नॉन एक्वा सॉल्यूशन में तो I2 से Pi3 बना देती है रेड फॉस्फोरस, और अगर एक्वा सॉल्यूशन हो तो उसमें आयोडीन के साथ रिएक्शन करके जो रेड फॉस्फोरस है वो इस तरीके से H3PO3 या फॉस्फोरस एसिड जो है वो बना देती है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि वी कैन प्रिपेयर एल्केन्स बाय दीज मैनी मेथड्स। तो हमने 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स किए, जिनके आगे कई सब पार्ट्स भी थे। तो इसके साथ जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन खत्म होते हैं।